एंटीकोगुलेंट, जैसा कि इसका नाम है एंटीकोगुलेंट, कोगुलेशन के अगेंस्ट। जो कोगुलेशन के मतलब जो ब्लीडिंग को रोकता है, जो कोगुलेशन उत्पन्न करता है, ब्लड क्लॉट को जो डिसॉल्व करता है, उसको एंटीकोगुलेंट कहा जाएगा। इसका दूसरा भी नाम है ब्लड थिनर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ब्लड थिनर भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर एंटीकोगुलेंट का मेजर दो ग्रुप होते हैं, एक पेरेंटली दिया जाता है, एक ओरली दिया जाता है। तो ओरली एंटीकोगुलेंट और पेरेंटली। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कि ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ल्यूमेन, तो इसके अंदर देखिए क्लॉट बन गया है। तो क्लॉट बन जाएगा जो बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन के कारण बनते हैं। तो इसलिए जो है एंटीकोगुलेंट का प्रयोग, एक क्लॉट जो बन गया, एक क्लॉट जो बन गया उसको डिसॉल्व करने का भी, और क्लॉट का फॉर्मेशन फर्दर नहीं हो, इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये एक फिगर द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि ये सब सारे कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मायोकार्डियल इंफारेक्शन, तो उसमें जो इसका प्रयोग ओरली है, बहुत सारे ओरली ड्रग्स आते हैं, क्यूमरिन डेरिवेटिव, इंडेंडायोन डेरिवेटिव, इन सब का जो है ओरली प्रयोग किया जाता है। और पेरेंटली में हेपेरिन का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इसके बारे में, इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि हमने डिफिनेशन बताया, दोज एजेंट विच प्रिवेंट और एलिमिनेट द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट जो नहीं होने देते हैं, या अगर हो गए हैं तो उसको डिसॉल्व करते हैं, उसको हटाते हैं। थ्रोम्बोसिस वो कंडीशन होता है जिसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसको हटाते हैं। तो ये जो है, और इन्हें जो है ब्लड थिनर भी कहा जाता है। इनका क्लासिफिकेशन जैसे हम बताया, पेरेंटली हेपेरिन है, और ओरल एंटीकोगुलेंट में ओरल में सबसे पहले है क्यूमरिन डेरिवेटिव, जिसका वारफेरिन है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इंडेंडायोन में एनेंडायोन है, और कुछ एंटीकोगुलेंट नए आते हैं जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर होते हैं, डेबिगैट्रॉन, एलेक्सिलेट, और ये डायरेक्ट, दूसरा जो है डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर, रेवारोक्साबेन है, एपॉक्साबेन है। तो ये सिंपल इसका क्लासिफिकेशन है। अब हम वन बाय वन इसका वो देखेंगे। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है हेपेरिन के बारे में है कि जो भी क्लोटिंग फैक्टर, 13 क्लोटिंग फैक्टर होता है, और क्लोटिंग फैक्टर दो तरह से काम करता है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। इंट्रेंजिक पाथवे और एक एक्सट्रेंजिक पाथवे जो होता है वो बाहर से आघात, टिश्यू इंजरी होने के कारण होता है। इंट्रेंजिक जो है ब्लड वेसल के अंदर इंजरी होता है, उसके कारण होता है। तो ये सारे, और अल्टीमेटली जो क्लॉट बनता है वो प्रक्रिया है, ये सारे फैक्टर एक्टिवेट होते हैं इन दोनों कारण से। और प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बदलता है, और फिर थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन के साथ फाइब्रिन बनता है, जिसको हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। तो सिंपल ये 3 स्टेप की प्रक्रिया होती है। तो हेपेरिन जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ, लेकिन फैक्टर अफेक्टेड बाय हेपेरिन जो है, ये थ्रोम्बिन जो है, इस थ्रोम्बिन को नहीं बनने देता है, यानी क्लॉट बनेगा ही नहीं। तो यही एंटीकोगुलेंट का मेन जो मकसद है, वो क्लॉट नहीं बनने देगा। तो वो चीज़ें इनहिबिट द क्लॉटिंग बोथ इन विट्रो विवो का मतलब हुआ ये बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी जो है एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी रखता है। और ये सारे क्लोटिंग फैक्टर को ये इनएक्टिवेट करता है। और पर्टिकुलर इसमें जो है, जो इनएक्टिवेशन जो होता है थ्रोम्बिन का, वो एक प्लाज्मा को फैक्टर होता है एंटी थ्रोम्बिन 3, तो जिसके कारण जो है ये प्रक्रिया जो है स्टिमुलेट होता है, वही है। इसके साथ एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये लिपिड लेवल को भी कम करता है। हेपेरिन जो है लिपिड लेवल को भी कम करता है। और यहाँ चीज़ जो दिखाया गया है, इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू जो है ये फैक्टर को इनएक्टिवेट करता है। ये इंट्रिंसिक से शो किया गया है। इंट्रिंसिक, तो ये जो हेपेरिन जो इंट्रिंसिक पाथवे, ये एक्सट्रिंसिक को नहीं करता है, एक्सट्रिंसिक के थ्रू नहीं होता है। पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे है और इंट्रिंसिक पाथवे, और दोनों पाथवे फिर जो है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का ही होता है। तो इसका जो है इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू जो होता है, और इस तरह से थ्रोम्बिन
को इनएक्टिवेट करता है। तो इस तरह से, और केमिकली क्या है, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत अधिक होता है, 10,000 से लेकर 20,000 तक। कुछ हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं। तो ये चीज़ें जो है हेपरिन के साथ ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब हेपरिन का एडवर्स इफेक्ट ब्लीडिंग हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हाइपरसेंसिटिविटी होता है। कंट्राइंडिकेशन का मतलब ये सब कंडीशन है तो हेपरिन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी वर्जित रहेगा। कंट्राइंडिकेशन का मतलब प्रयोग वर्जित। इसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी है तो, सीवियर हाइपरटेंशन है तो, ओकुलर और न्यूरो सर्जरी होना है तो, सिरोसिस और रीनल फेल्योर है, और एस्प्रिन, तो इन सब केस में जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब हम दूसरा ड्रग जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो वारफेरिन, क्यूमेरिन डेरिवेटिव के अंतर्गत आता है। वारफेरिन तो क्यूमेरिन कंपाउंड है, और इसका जो है पूर्व में इसका प्रयोग जो है चूहा मारने की दवा के रूप में किया जाता है, विष, चूहा मारने का विष के रूप में किया जाता था। और इसका मुख्य जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो विटामिन के एंटागोनिस्ट होता है, विटामिन के एंटागोनिस्ट। तो विटामिन के एंटागोनिस्ट होता है। तो इस तरह से जो है, और ये जो है बहुत सारे जो है क्लोटिंग फैक्टर, जैसे कि क्लोटिंग फैक्टर जो है वो 2, 7, 9 और 10, ये क्लोटिंग फैक्टर को एंटागोनाइज करता है, एंड माने इनके निर्माण नहीं होने देगा वारफेरिन। इन सब के एक्चुअल में इन सब के निर्माण के लिए जो है वो विटामिन के की आवश्यकता होता है, इनडायरेक्ट विटामिन के की आवश्यकता। अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो इन सब फैक्टर का निर्माण नहीं होगा। और 2 प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस, तो इन सब के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो यहाँ इस डायग्राम में ये चीज़ बताया गया है कि वारफेरिन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है वारफेरिन, तो इसका 2 टाइप ये बताया गया है। और ये विटामिन के की जो एक्टिविटी होती है, तो ये विटामिन के की जो साइकिल है, इस साइकिल को ये रोकता है। तो साइकिल को रोकता है, तो इसका मतलब अगर ये विटामिन के साइकिल इनहिबिट होगा, रुकेगा, तो ये फैक्टर का निर्माण नहीं होगा। फैक्टर का निर्माण होगा, अगर नहीं होगा तो क्लोटिंग प्रक्रिया यानी थ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होगा, फाइब्रिन का निर्माण नहीं होगा। तो ये इसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि इसके द्वारा यहाँ आसानी से समझा जा सकता है। थेरेपेटिक यूज इसका क्या क्या हो सकता है? थेरेपेटिक यूज वारफेरिन का, थ्रोम्बोसिस, इम्बोलाई। थ्रोम्बोसिस का मतलब क्लॉट है लेकिन एक जगह स्थिर है। इम्बोलाई का मतलब होता है कि क्लॉटिंग जो है सर्कुलेट कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में, डायनेमिक कंडीशन में। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का एक मेजर कारण क्लॉट फॉर्मेशन, कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट फॉर्मेशन होना होता है। तो उस कंडीशन में फर्दर क्लॉटिंग नहीं हो, और क्लॉटिंग अगर छोटा हो तो वो डिजॉल्व हो जाए, तो इसलिए इनका प्रयोग, एंटीकोगुलेंट का प्रयोग किया जाता है, जो कि काफ़ी लाइफ सेविंग मेजर्स है। एडवर्स इफेक्ट यूटिकेरिया, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, डायरिया एक महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इसको डिस्कस करना जरूरी है कि एंटीकोगुलेंट और खास करके क्यूमेरिन डेरिवेटिव के साथ बहुत अधिक ड्रग इंटरेक्शन होता है। तो इसमें 2 क्लासेज है, वो ड्रग्स जो कि क्यूमेरिन एंटीकोगुलेंट के इफेक्ट को बढ़ाते हैं, और वे ड्रग जो क्यूमेरिन के इफेक्ट को घटाते हैं। तो ये दोनों ही जो ड्रग थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो है जो ड्रग एंटीकोगुलेंट क्यूमेरिन एक्टिविटी को जो बढ़ाएगा वो एंटीबायोटिक होते हैं, फिनाइलब्यूटाजोन होते हैं, सैलिसाइलेट होता है, क्लोराहाइड्रेट होता है, क्लोराहाइड्रेट सेडेटिव है, थायरोक्सिन है, क्लोफिब्रेट है। तो ये सारे जो है बढ़ाने वाले और घटाने वाले, बारबिटूरेट, सिमिटेडिन, टोलबिटामाइड, फेनिट्विन, तो ये घटाने वाले हैं। इंडेंडायोन डेरिवेटिव, एग्जाम्पल इंडेंडायोन डेरिवेटिव का है पेनिडायोन और एनिसिंडायोन जो है। इसका बस 2 चीज़ें हैं, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन रैपिड होता है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लेकिन छोटा होता है, शॉर्ट होता है। दिस इज ऑल अबाउट योर एंटीकोगुलेंट, छोटा सा चैप्टर था। थैंक यू वेरी मच।